नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. 35 clause B, subject to the provisions of section 39। 39 क्या कहता है भाई? नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस की बात करता है भाई। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39, नो पर्सन कंसर्न इन व्हाट, अंडरलाइन कर लीजिए, नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी यहाँ पर अभी तक जो हमने पहले पढ़ा था वो पढ़ा था कॉग्निजेबल ऑफेंस में, इसमें हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में। अगेंस्ट हूं वही कंप्लेंट हैज बीन मेड, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजन सस्पिशन of having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of the magistrate। तो ये सिर्फ ये कहता है, ये जो 39 क्लोज टू ये है, तो ये कहते हैं कि भाई नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आप किसी व्यक्ति को, नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। कब तक? एक्सेप्ट अंडर ए वारंट और ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट, जब तक मजिस्ट्रेट इस संबंध में कोई आदेश पारित ना कर दे या वारंट इशू ना कर दे। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का आपने देख लिया, उसमें प्रेजेंस में कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या पढ़ा था? कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में होता है। नंबर 2 कैटेगरी कौन सी आई थी? अप टू 7 इयर्स पनिशमेंट पे आया था, वहां सेटिस्फेक्शन चाहिए था। और थर्ड कैटेगरी आई थी जब पनिशमेंट 7 ईयर से ज्यादा हो या फिर डेथ पेनल्टी हो। ध्यान आया आप लोगों ने? एक साल पहले पढ़ाया था, है ना? और अब क्या है ये? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी भी आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। और जो इनिशियल वर्ड क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 39। 39 है इक्विवेलेंट टू 42। 42 में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उससे ये पूछेंगे भाई तेरा नाम पता बता दे तू। लेकिन अगर वो रिफ्यूज करता है, नाम भी नहीं बताऊंगा और एड्रेस भी नहीं बताऊंगा, या नेम एंड एड्रेस को फॉल्स बताता है, तब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 39 ये कहता है कि आप उस व्यक्ति से आप एड्रेस पूछिए, नाम पूछिए, अगर नहीं बताए देन यू कैन अरेस्ट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये है अपवाद। सेक्शन 39 हो गया इसका अपवाद। सेक्शन 35, देखिए इसको आप ऐसे समझिए, ये रहा आपके सामने सेक्शन 35 जनाबे अली क्लॉज 2। क्या कहते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नो अरेस्ट, बात खत्म। लेकिन कैसा? सब्जेक्ट टू सेक्शन 39। 39 ने क्या कहा? नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस यदि नहीं आए, नेम एंड एड्रेस यदि ना बताए या गलत बताए या झूठा बताए, तो उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकते हो। चलिए साहब, 35 क्लोज थर्ड, द पुलिस ऑफिसर शैल, बस ये था, एक्चुअली ये था 41A, और बहुत इंपॉर्टेंट था पहले ये। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, पुलिस ऑफिसर बहुत ईमानदार भी होते हैं और नहीं भी होते। तो जैसे पहले मैंने बताया, अनिश कुमार की रूलिंग से पहले अरेस्ट अरेस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, अरेस्ट हो जाती थी पहले। अब वो चेंज हो गया रूल। तो अगर आपको अरेस्ट नहीं करना है किसी को, अब मान लो ज्योति, तुमने कोई अपराध किया और तुमने सीआरपीसी भी पढ़ ली, इतनी पढ़ी है काम काम की, अरेस्ट नहीं कर सकते, तो तुम तो कहोगे ले ले भाई आजा, दिखाओगे अंगूठा उसको पुलिस ऑफिसर को, कर ले मुझसे पूछताछ, क्या करेगा? अरेस्ट तो करेगा नहीं। तो पुलिस ऑफिसर को एक टूल दिया गया, एक प्रोसीजर बनाया गया है कि भाई क्या करोगे कि किन केसेस में, इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस केस में अरेस्ट नहीं होनी है लेकिन पूछताछ तो करना है ना,
पूछताछ कैसे होगी फिर? तो उसके लिए पुलिस ऑफिसर को कह दिया कि ही शैल इशू ए नोटिस, उस व्यक्ति को जिससे आपने पूछताछ, डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट होम ये कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, सस्पिशन। समझे? ये तीन शब्द, तीनों को मैं अलग अलग ब्रैकेट में दिखाया आपको ताकि इसको समझा चुका हूँ। रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजन, सस्पिशन होना चाहिए। उस व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि मिस्टर दिस, ए कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट यू, अटेंड मी, आपसे पूछताछ करनी है मुझे। उसको निर्देश दे सकते हो आप कि अब आओ बेटा। द पुलिस ऑफिसर इशू ए नोटिस टू appear बिफोर हिम और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। समझे कि भैया तुमने ये ऑफेंस किया है, उसको बताओगे और तुम यहां पर आकर के मुझसे मिलो। अब ये नोटिस जब आता है तो इंसान तब घबराता है कि कहीं यार पूछताछ, ये जस्टिफिकेशन होता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने इसको नोटिस इशू किया था, अब मैंने इसको बुलाया और आफ्टर उसके बाद देन आई बिलीव कि ही शुड बी अरेस्टेड। तो जब 41A का नोटिस मिलता है तो यहीं से फिर टाइम मिल जाता है इंसान को एंटिसिपेटरी बेल को अप्लाई करने का कि नोटिस आ गया, पहले मैं जाकर के एंटिसिपेटरी बेल लेता हूँ। तो एक प्रोसीजर थोड़ा सा रीजनेबल हो गया है। नेक्स्ट, where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice। आप समझ रहे हैं? देखिए, ये समझिए, देखिए, इट शैल बी द ड्यूटी, इट, जिस व्यक्ति को नोटिस भेजा गया है उसका कर्तव्य होगा। इट शैल है, ये शैल बी, नहीं समझे हो? इट शैल बी द ड्यूटी। अब ड्यूटी थी तुम्हारी, शैल था, कर्तव्य था, तुम नहीं करोगे, फिर पुलिस ऑफिसर कह सकता है कि ही वॉज नॉट कोऑपरेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर मैं आपको लेके जाता हूं जनाब यहां पर कि व्हाई डिड यू अरेस्ट हिम, आपने अरेस्ट क्यों किया इसको? जनाब मैंने पहले इसको 41A CRPC या अब हो गया है 35 क्लॉज थर्ड में नोटिस दिया। ही डिड नॉट कंप्लाई विद द, इसने नोटिस को कंप्लाई नहीं किया, तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही थी। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आई अरेस्टेड हिम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 41A के नोटिस में अगर आप नहीं जाते हो एज एक्यूज, अटेंड नहीं, पुलिस ऑफिसर के पास नहीं जाते हो, देन ही गेट्स ए गुड ग्राउंड टू अरेस्ट यू। ये ध्यान रखना। हो जाएगा अब ये? आ जाइए नेक्स्ट पर, 5 पर आ जाइए। वेयर सच पर्सन complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offense referred to in the notice unless for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। बस देखिए, तो उसका 395 में सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं कि अगर वो व्यक्ति अगर वो उस नोटिस से कंप्लाई करता है तो ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। कब कर सकते हैं? उससे पूछताछ करने के लिए बुलाया था कि एंड नाउ द पुलिस ऑफिसर हैज रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करता है कि नहीं नहीं, आप इससे पूछताछ करने के बाद में लगता है कि ही शुड बी अरेस्टेड। अदरवाइज मतलब एक्सेप्शनल केसेस में आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने नोटिस दिया है 41A का या 35(3) का और वो कंप्लाई कर रहा है उसकी कंडीशन के साथ, तो फिर आप, तो फिर यहीं पर क्या है ना, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। एवरीवन नोज, देखिए जब क्या होता है फिर आप पुलिस ऑफिसर के पास, जिस अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है, खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में या लोकल डिस्प्यूट्स में ऐसा होता है, पुलिस ऑफिसर भी जाते हैं, लाला जी भी कंप्लेंट आई है, अरे सर कुछ करो ना। करेंगे करेंगे, अच्छा रखो, ठीक है। तो एक काम करना, मैं आपको नोटिस देता हूँ 41A का, या अब हो जाएगा 35(3) का। आप आते रहो, टाइम से आते रहो, बस मैं दिखा दूंगा कि नोटिस दिया था, ही ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, तो आई डिड नॉट अरेस्ट हिम, मेरा भी जस्टिफिकेशन हो गया, चलता रहेगा, चार्जशीट फाइल कर देंगे बाद में आराम से। इट हैपेंस। समझे कि नहीं हो? बोलो हाँ है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ये प्रैक्टिकल है। यहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। तो दिस वे और दैट वे, मैं ऐसा नहीं कह रहा सब जगह ऐसा होता है, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट है। 35 क्लॉज 6 में आ जाइए। बस आपको ज्यादा है नहीं समझाने वाला, जो मेन मेन बात थी वो समझा चुका हूं, बस हमें केवल एक बार पढ़ना है और जानना है। लीजिए स्क्रीन आपके सामने ये रही। When such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may arrest him for the offense mentioned in the notice
सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ। बस वही बात है, अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय कोर्ट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ, इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए एंटिसिपेटरी बिल का ऑर्डर कर रखा हो, तो अगर वो टर्म्स की, तो सीधी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, आप नहीं आएंगे, अटेंड नहीं करेंगे, आपको अरेस्ट कर सकते हैं। आपने फिर उसकी टर्म्स को नहीं माना, मतलब किस टाइम आना था, कब नहीं आना था, या फिर आपने, यू आर नॉट कोऑपरेटिंग बेसिकली, देन यू मे बी अरेस्टेड बस। और ये रहा आपके सामने, ये प्रिलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने है, ये डेजर्ट है। मेन 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 जो मेन्यू था वो खत्म हो गया, अब डेजर्ट पर आ गया। अब ये लास्ट में ना, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये न्यू इनोवेशन है, ये बीएनएसएस में है, सीआरपीसी में नहीं थी। इन केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल फॉर द इम्प्रिजमेंट ऑफ लेस देन 3 years, 3 साल से कम का ऑफेंस हो, से कम, एंड सच पर्सन इज इनफर्म, या तो कमजोर हो या अबव 60 years ऑफ एज हो। तो अपराध कैसा हो, 3 साल से कम का हो, ये प्रिलिम्स पूछेगा, आप ध्यान रखना अपने, 3 साल से कम उम्र का अपराध हो, 3 साल से कम टाइम का, कम टेन्योर का, लेस देन 3 years का पनिशमेंट हो, नंबर वन। एंड हु इज द अक्यूज, सीनियर सिटीजन है, अबव 60 years ऑफ एज है, या फिर कोई इनफर्म है, मीन्स कोई वीक व्यक्ति है, यानी सीरियसली इल हो सकता है। इन केस इनको कैसे अरेस्ट करेंगे, क्योंकि 3 साल से कम का है, देखो इसका मतलब जो अपराध है बहुत गंभीर नहीं है, एक तो जो ऑफेंस है वो बहुत सीरियस नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, एज बहुत ज्यादा है, 60+ हो गई, या वो इनफर्म है, यानी कि बॉडीली वो इनफर्म है। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि अरेस्ट होगी नहीं, उसके लिए आपको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी से मिनिमम, जब तक उसकी प्रायर परमिशन नहीं लोगे तब तक आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे। सच पर्सन कैन ऑल्सो बी अरेस्टेड बट ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे कम रैंक के ऑफिसर की नहीं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे अबव रैंक के पुलिस ऑफिसर की परमिशन से आप अरेस्ट कर सकते हो। तो ये हुआ आपकी खिदमत में सेक्शन 35। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, उसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन व्हेन ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट व्हेन ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन without an order from the magistrate and without a warrant। पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे कल लिखवा कर, आपने लिखना होगा, एंड आई विल गिव यू 10 minutes टू राइट। और वो 10 minutes हो सकता है इनिशियल 10 minutes हो सकता है, क्योंकि अगले सेक्शन जो होंगे वो इतना टाइम नहीं लेंगे, इतना 35 लेता है, तो 2-3 सेक्शन पढ़ा करके इन बिटवीन बोल दूं फिर आपसे कि अब लिखो सरप्राइजली। लेकिन आपको अब आज इस क्लास खत्म होने के बाद में कम से कम 2 घंटे इसको रटिए लिख लिख करके, और यही 2 घंटे आपको आपको जज बनाएंगे। कर लेंगे आप लोग ये? तो इस क्वेश्चन को अभी मान के चलिए, मैं आपसे मल्टीपल टाइम्स लिखवाऊंगा इसको, लगभग हर क्लास में आपको ये लिखवाऊंगा, क्योंकि होता क्या है ना, ये चीजें हम लोग किसी के प्रेशर में कर लेंगे तो कर लेंगे, वरना हो नहीं पाती हैं सारी चीजें, या इंसान ना फिर वो रह ही जाती हैं फिर वो। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं परफेक्टली याद कर लिया और रट लिख दिया तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं मेंस में, अगर ये आए तो। और फिर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के, वो ऑटोमेटिकली हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो आई बिलीव कि आपको मेरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग वो समझ में आ गई होगी कि मैं आपसे क्यों चाहता हूँ मेहनत करें। ठीक है, तो कीजिए अच्छे तरीके से। और मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूँ, देखिए फिर वही कहूंगा कि जज बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन जज विजय वर्मा नहीं बना सकता, आपको खुद बनना पड़ेगा। यानी कि आपको जो रास्ता दिखा दिया गया आपको उसको फॉलो करना है। जो जितना भी कोर्स आप पहले कवर कर चुके हैं, किसी ने कम किया होगा, किसी ने ज्यादा किया होगा, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसको डेली रिवाइज करना है। अगर आप इन बिटवीन है, मान लीजिए किसी ने 1 महीना ही कोचिंग की है, ऐसे मान लेते हैं जिसने बहुत कम कोर्स किया है, लेकिन 1 महीने की क्लासेस भी जितनी की हैं उसको 1 महीने की क्लासेस को लगातार रिवाइज करो, और फिर जो बाकी कोर्स चल रहा है धीरे धीरे उसको एड ऑन करते चले जाइए।
तो आप पाएंगे कि आपको होश ही नहीं मिलेगा। अगर किसी ने 2-3 महीने पहले भी कोचिंग ज्वाइन की होगी तो वो ऐसी स्थिति में होना चाहिए आज की डेट में, ही शुड नॉट गेट टाइम कि पिछले वाला रिवाइज करना है, उसको लिख लिख के याद करना है, लिख लिख करके देखना है, सेल्फ चेक करना चाहिए कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया, उस तरीके कुछ कुछ कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं रहा हूं मैं। तो आप देखोगे, आप कोई भी व्यक्ति, आप कब सेटिस्फाई हो सकते हैं अपने आप को कह सकते हैं 9 आवर्स एवरेज ओनली स्टडी टाइम इंक्लूडिंग कोचिंग, इससे तो दे ही नहीं सकते आप, ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर की बात है वो। 9 आवर्स का मतलब ये है कि फिर वो जो गैप्स है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने सुबह से लेके शाम तक, सुबह 7 AM से लेकर के रात के 7 PM तक वो पढ़ता रहा, है ना, लेकिन बीच में उसने गैप के लिए उठा, टी ब्रेक के लिए, और फिर यहां से रिज्यूम किया। तो ये जो गैप हुआ, सपोज कि 15 मिनट्स का गैप है, इसको माइनस कर दीजिए आप। जो ओनली स्टडी वाला टाइम है, जो ओनली स्टडी टाइम है, अगर वो आपका 9 आवर्स हो जाता है, गैप्स को हटा हटा करके लंच कर आधा घंटा वो हटा दीजिए, तो आप अपने आप से ये कह के शांति सो सकते हैं कि भगवान, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब आपके हाथ में है। आप इस रूल को फॉलो करके देखो 3 महीना, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे ना 10-11 ले जाएंगे आप, मैं जानता हूँ कर सकते हैं, लेकिन वो 6 डेज की एवरेज नहीं आएगी, वो अगले दिन फिर 5 रह जाएंगे, किस दिन कम हो जाएंगे, किस दिन ज्यादा हो जाएंगे। तो आपकी जो एवरेज है अगर 9 आवर्स की आ रही है तो आप सेटिस्फाइड हो सकते हो कि यू आर डूइंग वेल। ऐसा करके देखिए, और इन 9 आवर्स में आपके कोचिंग भी हो गई, रिवीजन भी हो गया, और प्रैक्टिस भी हो गई, मेंस की भी होगी, प्रीलिम्स की भी हो गई, उस तरीके तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। इतना कर लीजिए एंड गिव इट ओनली मिनिमम 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम 24, 12 to 24 का जिसकी जैसी कैपेसिटी है, इसमें आप जज बन सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने अपना के देखा हुआ है, खुद पे करके देखा है, और मैंने खुद एग्जाम को क्वालिफाई भी किया हुआ है, इसी के दम पर बस तरीका यही है। अब देखो भैया, ऐसे पढ़ के मत देखना, है ना, कृपा करना इतने मेरे पास। इन वीडियोस को मुझे पूरी उम्मीद है पॉज करके देखते होंगे आप, इनके नोट्स प्रोवाइड प्रॉपर लेते होंगे, थोड़ा बहुत चलाया वीडियो, फिर पॉज किया, फिर अपने बेरेट को हाईलाइट किया, नोट्स लिए। प्लीज़ ऐसे ज़रूर करना, ठीक। और अब ज़्यादा मत अपने को परेशान कीजिए, ना डिप्रेस होइए, वो लगातार पढ़ो, ठीक। चलो।